भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हम 15 साल से लड़ रहे हैं। नगर परिषद को बिहार में हम चाहते हैं, बिहार में एक ऐसा नगर परिषद बनाए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। पहला खरीदा गया जो 4 करोड़ का, जो आज तक कब्जा नहीं हुआ, जिसमें 2 करोड़ 23 लाख रुपया जो आदमी नहीं लिखने वाला उसके खाते में पैसा गया। वो 15 करोड़ का घोटाला सिर्फ एलईडी लाइट, सोलर लाइट का हुआ। जिस जमीन घोटाला है सीवान नगर परिषद में, गार्बेज घोटाला है, डीजल घोटाला है, यात्री सेट घोटाला 96 लाख रुपया का है, फाइल ट्रैकिंग घोटाला 86 लाख रुपया का है। सब पर जांच रिपोर्ट डीएम का आ चुका है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। सिवान नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कई प्रत्याशी जो है वो सामने आ रहे हैं, और इस वक्त हम एक ऐसे प्रत्याशी का नाम बताने जा रहे हैं जो वार्ड संख्या 31 से पार्षद है, नजमा खातून। इनके पुत्र है इंतखाब अहमद, जो आईडीआई एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और नगर परिषद में लगातार हो रहे घोटालों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ें उठाई। कई पूर्व चेयरमैनों पे इनके आवेदन पे एफआईआर भी दर्ज हुआ, और इनकी मां जो है वो इस वक्त नगर परिषद सभापति की उम्मीदवार है। आपको बता दें कि एक टर्म को छोड़ दिया जाए तो पिछले 50 वर्षों से जो वार्ड संख्या 31 है, इनके घर में पार्षद के घर के सदस्य रहे हैं। सीधे इंतखाब जी से बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है इस कैंपेन में। काफ़ी लंबे वर्षों से, यानी कि देखा जाए एक टर्म को छोड़ के 50 वर्षों से आपके घर में पार्षदी रही है। आपके पिताजी 2 से 3 बार उपाध्यक्ष भी रहे नगर परिषद के। वसीम अहमद एक जाना माना चेहरा है सिवान के राजनीति का, और अब आपकी माँ नगर परिषद सभापति की उम्मीदवार है। क्या कुछ कहेंगे? जाहिर सी बात है, जनता का प्रेम है, जनता का स्नेह है, ये काम करने का अंदाज है, लोगों को प्रेम है, लोगों ने हमेशा कंटिन्यू किया। और लोग ही हमेशा लड़ते हैं चुनाव, हम तो लड़ते नहीं, मतलब समझ लीजिए हम तो साथ इनके हैं, लोग ही चुनाव लड़ते हैं। आप लोगों को देख कर सपोर्ट, सहयोग, ये एहसास होता होगा कि ऐसा नहीं कोई इसमें भाड़ा कोई आदमी नहीं है। जो लोग भी है साफ सुथरे लोग हैं, दुकानदार लोग, व्यवसायी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कोई इसमें लफुआ टाइप का लोग नहीं है इसमें, ना कोई भाड़ा का आदमी कोई है इसमें। ये लोग बेचारे चुनाव लड़ते हैं, ये लोग लड़ाते हैं और लड़ते भी हैं। नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। जितने भी पहले भी 1-2 चेयरमैन को देख लिया जाए, सब पे एफआईआर दर्ज है। तो क्या लगता है आपके आने के बाद से जो भ्रष्टाचार का मुहर लग चुका है नगर परिषद पे, वो कम होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा? देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हम 15 साल से लड़ रहे हैं, आज जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे ये लड़ाई तो जारी रहेगा। इसलिए हमारा मकसद ये है सेवा करना और नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त करना, जहां जनता को आसानी से हर सुविधा मिले, जनता के होल्डिंग टैक्स के पैसे के लूट न हो। ये मेरा मकसद है। ये नगर परिषद को बिहार में हम चाहते हैं, बिहार में एक ऐसा नगर परिषद बनाए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। पहला सिवान नगर परिषद हो जहाँ कोई भी जनता जाए बिना पैसे के काम करे। ये मेरा मकसद है। इंशाल्लाह इसको पूरा कर रहेंगे, इसको दिखा कर रहेंगे कि बिहार। आप मानते हैं कि अभी नगर परिषद में कोई भी काम, कोई भी प्रमाण पत्र या कोई भी काम कराने के लिए पैसे लगते हैं? एकदम हम मानते हैं इसको, हम जानते हैं। अगर नहीं होता तो इतना एफआईआर कैसे होता? बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के कोई काम होता है क्या? कहीं देख लीजिए। करोड़ों की जमीन घोटाले का मामला सबसे बड़ा आया, उस वक्त आप भी पार्षद थे। क्या कुछ मामला है उस वक्त? देखिए, जमीन जो खरीदा गया 4 करोड़ रुपया गंगोता में, जब हम पार्षद थे उस वक्त जमीन को नहीं खरीदने दिया गया। हमने हमेशा उसका विरोध किया। जब नया बोर्ड बना 17 से, उसके बाद ये जमीन खरीदा गया जो 4 करोड़ का, जो आज तक कब्जा नहीं हुआ, जिसमें 2 करोड़ 23 लाख रुपया जो आदमी नहीं लिखने वाला उसके खाते में पैसा गया। वो ये इस पर एफआईआर हुआ, अध्यक्ष बर्खास्त भी हुई। आज भी लोग एफआईआर है, लोग आज फरार हैं, आज भी चल रहे हैं। और कौन से बड़े घोटाले हुए हैं? जैसे डस्टबिन घोटाला, करोड़ों का घोटाला है, सोलर लाइट घोटाला, कैसे ये सब घोटाले हुए? क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया गया? देखिए, 16-17 में, इससे पहले भी, जैसे कि एलईडी लाइट खरीदा गया हमारे यहाँ। एक एलईडी लाइट देखते हैं कि एलईडी लाइट मामूली जो 3000 रुपये होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए, 42,000 रुपये में खरीदा गया। वो सोलर लाइट जो है 42,000 रुपये में सोलर लाइट खरीदा गया, जिसका दाम 25,000 रुपये होना चाहिए है मार्केट में। डस्टबिन खरीदा गया, डस्टबिन का कीमत कितना था? 18,700 रुपये खरीदा गया, जबकि डस्टबिन था वो आपको मामूली
2000 रुपये का, 1000 रुपये का, इसे लोकल कंपनी डस्टबिन खरीदा गया। अगर मान ले कि ये लोग ऑफिशियल तरीके से अगर मान ले कंपनी के खरीदते ये लोग तो 4000 रुपये दाम उसका है। आइए 18,700 में डस्टबिन खरीदाया। आपको 42 LED लाइट का बताया, 15 करोड़ का घोटाला सिर्फ LED लाइट सोलर लाइट का हुआ, जिसका FIR निगरानी थाना पटना में निगरानी ने दर्ज किया है। और दूसरा जमीन घोटाला का सीवान नगर परिषद में, गार्बेज घोटाला है, डीजल घोटाला है, यात्री सेट घोटाला 96 लाख रुपया का है, फाइल ट्रैकिंग घोटाला 86 लाख रुपया का है। सब पर जांच रिपोर्ट DM का आ चुका है। उसके बाद भी कुछ कार्रवाई लंबित है, कुछ चल रहा है अभी। नगर परिषद की सबसे बड़ी समस्या है थोड़ी सी बारिश में जल जमाव हो जाता है, झील जैसा जो सीवान शहर है वो दिखने लगता है और कचरों का अंबार लगता है। इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको वाटर लॉगिंग की समस्या हो या अतिक्रमण की समस्या हो, जब आप जानते हैं कि सीवान नगर परिषद साल के 2 करोड़ 35 लाख रुपया NGO को देता है, उसके बाद सफाई NGO का नाम दिया जाता है, NGO काम नहीं करता है, नगर परिषद संसाधन से काम किया जाता है और 2 करोड़ 19 लाख रुपया फर्जी भुगतान होता है नगर परिषद में। अगर हम ईमानदारी से काम करें, NGO काम करे अपना, तो 2 करोड़ 19 लाख जो देते हैं, क्यों नहीं सफाई रात को हो सकता है? सीवान शहर का जाम कैसे लग सकता है? ये सफाई गंदगी अगर मान हर चौक चौराहे पर रहेगा, इससे जाम की समस्या भी आती है। पूर्व चेयरमैन से हमारी बात हुई थी सफाई के लेकर कि सुबह क्यों कचरों को उठाया था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि सुबह लोग अपने घर की सफाई करते हैं उठ के, तो वो कचरा सुबह आता है इसलिए सुबह उठाया जाता है। नहीं, देखिए, सरकार का स्पष्ट डायरेक्शन है कि शहर को डस्टबिन फ्री बनाना है। डस्टबिन फ्री का मतलब क्या हुआ? कहीं रोड पर कचरा नहीं होना चाहिए। जब रोड का सड़क हम बाहर कर उठा लें, कचरा साफ करा रात में, तो शहर में सुबह तक दुकानदार जो खुले दुकान साफ रहेगा रोड। आप कचरों के लिए इतना आवाज उठा रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले पूरा सीवान शहर कचरों से भरा हुआ था जब सफाई कर्मी हड़ताल पे गए थे, आपके द्वारा क्या कुछ किया? देखिए, इस नगर परिषद का ये स्ट्राइक नहीं था, पूरे बिहार का स्ट्राइक था। इनका 11 सूत्रीय मांग था, उस सरकार से था। सरकार ने जब 10 दिन के बाद इनका मांग को माना है, तब इन्होंने स्ट्राइक किया है। ये तो सिस्टम, अगर स्ट्राइक होता है सिस्टम बात, हम कहते इतने बेचारे गंदा काम करते हैं, इनको सैलरी बनाने में क्या दिक्कत है? अगर संविदा पर है तो इनको परमानेंट करने में क्या दिक्कत है? जब करोड़ों अरबों का घोटाला यहाँ हो सकता है, इन गरीबों को पैसा देने में हमको क्या जाता है? इनको देने में क्या जाता है? बताइए, कैसे विकास करेंगे नगर परिषद का, क्या कुछ प्लान है? देखिए, कोई विकास बड़ी बात नहीं है विकास करना। संसाधन है, मैन पावर हमारे पास है। आप जैसे लोग पत्रकार है, सुझाव देने के लिए जनता है, सहयोग है, कोई बड़ी बात नहीं। हम तो बोल रहे हैं आपको, ये ईमानदारी से कोई काम करे, सीवान निश्चित तौर पर स्वस्थ और सुंदर सीवान बनेगा। इसलिए कि समस्या हम नगर परिषद की मूलभूत सुविधा है, नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना नगर परिषद का काम है। और सफाई को हम ध्यान इस वाकई में लेकर काम करेगा, तो सफाई की समस्या जो 2 करोड़ 19 लाख रुपया हम देते हैं NGO को, 300 स्टाफ नगर परिषद का ऑलरेडी है, 40-45 गाड़ी हमारे पास है, ट्रैक्टर, छोटा JCB टिपर, JCB है। अब इतना संसाधन होने के बाद अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वो आदमी बेवकूफ़ी होगा। सब लोग तो पद पे आने से पहले यही कहता है कि नगर परिषद का ये विकास, आप अभी जितने भी प्रत्याशी हैं सबका आप उठा के देख लीजिए, सारे की यही उद्देश्य है कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन पद पे आने के बाद वो सब लोग अपना पेट भरने में लगे। देखिए, वो अलग बात है, जो पद पर रहा है, जो अध्यक्ष रह चुके हैं, जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे आप पूछिए कि आप जब रहे तो क्या किए। इंतखाब हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहे कभी, पद हम पहली बार जा रहे हैं लड़ना इस पर जाने के लिए, तो ये निश्चित वादा करते हैं। आप जान रहे हैं, मेरा ट्रैक भी देखिए आप, 15 साल से जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, तो वो क्या, उसका मकसद क्या है? मेरा मकसद भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना है। आज जिस दिन नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त बन जाएगा, उस दिन निश्चित तौर पर हर जनता को हर सुविधा मिलेगी। जो सिस्टम में जो सफाई है, चाहे जो कुछ भी है, वो अपने आप हो जाएगा। आज देखिए, शहर में घूम के लाइट 90% लाइट, शहर का स्ट्रीट लाइट खराब है। कौन इसका जिम्मेदार है भाई? बनाने वाला कौन है? आप पदाधिकारी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपका जिम्मेदारी नहीं है जांच कराए, चेक करें। आपका अधिकार ये नहीं है रात को घूम के वहाँ देखें, मोहल्ले में मोटरसाइकिल से भी निकल जाएंगे, देख लेंगे किस मोहल्ले में कहाँ लाइट खराब है। जरूरी है कि जनता कंप्लेन करे तभी बनेगा। आपका भी दायित्व बनता है, आपको इसलिए बैठाया जाता है जीत कर, जनता चैन से रहे, आप घूमते रहिए, आप चौकीदार रहिए यहाँ का। आज जो जनता का जहाँ समस्या अभी आप देखें, वाटर लॉगिंग समस्या है, ये कौन ठीक करेगा? इस बार जनता ने डायरेक्ट अध्यक्ष को वोट दे रहा है, निश्चित तौर पर जनता के प्रति अध्यक्ष जवाबदेह रहेगा। क्या माना जाए, जो पैसों का खेल होता था, वार्ड पार्षदों की खरीद बिक्री होती थी, वो बंद हो जाएगी, तो उससे उसका फायदा जो अध्यक्ष जो बनेंगे, वो जो पैसे बांटते थे तो पैसे ना बांटेंगे, अपना बचेगा तो जनता का विकास। देखिए, नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि आदमी समय लगता था इसमें वार्ड कमिश्नर को खुश करने में,
का विश्वास ना है। और वार्ड कमिश्नर ब्लैकमेल करते थे कि हम का विश्वास लाएंगे तो पैसा दीजिए, 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख 14 लाख रुपया तक हाईएस्ट गया यहाँ पर नगर परिषद में 14 लाख में वार्ड कमिश्नर भी के हैं। और उसके बाद बाहर का ट्रिप अलग है, बाहर जाएंगे घूमेंगे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में रहेंगे वो लोग, ये भी होता था। तो जनता से हम निवेदन करेंगे उस पार्षद को भी चीनिए कि कौन अविश्वास प्रस्ताव के वक्त शहर छोड़कर भागा था, कौन आदमी बिका था। अगर वो सीवान का नरकी हालत है उसका जिम्मेदार वो पार्षद भी है। अगर ये काम हम लोग पहले भी अविश्वास प्रस्ताव में लोगों को बदल दिए होते हैं, जो काम नहीं करता उसको बदलिए, आप बदल दिए होते तो आज इतना दयनीय स्थिति हमारा नहीं होता। अब लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, उसी क्रम में नगर परिषद में आग भी लगी थी। क्या कुछ मामला था नगर परिषद में जो आग लगी थी? देखिए आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। स्पष्ट बोला जाए, जितने घोटाले के फाइल थे स्टोर रूम में थे, उसको आग को लगाई गई थी। आप मामूली एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं कि सीवान शहर में आवास बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना काम चल रहा है। आप पूछ लीजिए एक आध 2 वार्ड छोड़कर, क्या 2 लाख रुपया जिस आवास मिलता है जिसको बनाने के लिए, क्या उसको 2 लाख मिला है? हर आदमी को 1,60,000 रुपया मिलता है, 40,000 रुपया कमीशन काटा जाता है। ये कौन नहीं जानता है ये? लेकिन हमारे वार्ड में 2 लाख का 2 लाख रुपया दिलवाते हैं, चाहे इसके लिए कुछ जब रिश्वत लेते नहीं हैं तो देंगे भी नहीं। तो 2 लाख का 2 लाख दिलवाते हैं। आपसे निवेदन करेंगे, आप कुछ वार्ड को घूमिए, जो आवास के लाभार्थी हैं उनसे जाकर माइक लगाई पूछिए उनसे कि आपको 2 लाख रुपये सरकार से सैंक्शन हुआ था, कितना पैसा मिला था, अब बिचौलिया कौन था, ये पूछना भी चाहिए आपको। इसको उजागर भी करना चाहिए आपको। जो आग वाला मामला था, क्या कुछ मामला था, क्या कौन सी फाइलें थी, किसके खिलाफ आवाज उठाए थे, कौन सा ऐसा मुद्दा था कि आग लगाने की? देखिए डस्टबिन घोटाला था, उसमें 15 करोड़ का, एलईडी लाइट का 15 करोड़ का 16 करोड़ का उसका अलग था, 4 करोड़ का जमीन घोटाला था, 49 लाख रुपया का सड़क चौड़ीकरण था, डीजल घोटाला का पूरा फाइल जो डीजल जल गया उसमें डीजल घोटाला था, यात्री शेड जो बना 96 लाख रुपया वो था, फाइल ट्रैकिंग के नाम पर 86 लाख रुपये का लूट किया गया वो फाइल था, एनजीओ का फाइल, एनजीओ जो 2 करोड़ 19 लाख दिला था उसका फाइल था, अनेकों वाउचर से पेमेंट हुआ, अनेकों अनियमितताएं की फाइल थी, घोटालों की फाइल थी। इसलिए जला दिया गया कि न रहेगा कागज, न मिलेगा इंतखाब को, न इसका उद्भेदन होगा, न FIR होगा। लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि उससे पहले हमारे पास RTI से सब कागज मेरे पास है, इसका वो बेफिक्र है। आज इस पर मैंने जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में दायर कर दिया, बहुत जल्द फैसला भी होने वाला है उसका निष्कर्ष। घोटालों की फाइल जलाने के लिए आग लगाई गई थी। निश्चित तौर पर लगाई गई थी आग घोटालों की फाइल को ही जलाने के लिए। बच गई, क्या कुछ कहानी है? देखिए कुछ फाइल कुछ अफसर से मिल के पहले हमने बताया था, हमको अनुमान था, अंदेशा था कि आग लग सकती है, तो हमने DM साहब को SD से मिलकर बताया था कि सर कुछ फाइल मेन फाइल है इसको निकलवा लिया जाए, वरना हमको अंदेशा लग रहा है कि फाइल को नष्ट कर देंगे। पहले से जानकारी थी कि आग लगी? जाहिर सी बात है, जो चोर लीक तो हो ही जाता है, चोर कितना भी चोरी करे कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। उनके साथ भी लोग रहते हैं जो ईमानदार लोग हैं, जो नगर परिषद को बचाने वाले लोग हैं, उन्होंने हमको सूचना दिया था। ये सूचना हमने अफसर को दिया, सर हो सकता है कि आग लग जाए, ये नष्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने विपिन बाबू ने जो जांच करता थे उन्होंने फौरन चिट्ठी भेजा, अब फाइल को मंगा लिया लेकिन फाइल आने के 2 दिन के बाद आग लग गया उसमें। लोगों को जानकारी नहीं हुआ कि मेन फाइल निकल चुका है, आग लग गया उसमें, जो कि मेन फाइल निकल चुका था। इसलिए फाइल आज भी सुरक्षित है, जहाँ जरूरत पड़ता है फाइल दिया जाता है। जो जन समर्थन दिख रहा है, इससे लग रहा है कि लोग आपके प्रति एकत्रित हो रहे हैं। तो क्या माना जाए, अगर जनता आपको भरोसा करती है तो कितना खड़ा उतरेंगे भरोसे पे? अरे हम तो कह रहे हैं आप लोग सहयोग से 100%। 15 साल से आप देखे हुए हमको, कोई पहली बार हम लड़ने चुनाव नहीं आ रहे हैं, 2 बार हम पार्षद रहे हैं, पिछली बार महिला हो जाने के कारण मार रही। तो निश्चित तौर पर यह आप समझ लीजिए कि पिताजी हमारे रहे हैं कि हमारा काम ही जन सेवा है, आज समस्या के समाधान के लिए। ये नहीं कि हम किसी जात पूछते हैं ना किसी का धर्म पूछते हैं, सिर्फ व्यक्ति को देखते हैं और उसके बाद समस्या को सुनकर ही समाधान में लग जाते हैं। आपके सामने देखा जाए तो पूर्व सभापति बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका चौहान चुनावी मैदान में है, अनुराधा गुप्ता चुनावी मैदान में उतरने की दावेदारी कर रही है, बबलू शाह की भाभी चुनावी मैदान में उतर रही है, और सामाजिक कार्यकर्ता जीवन यादव एक रिक्शा चालक को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो किससे लड़ाई रहेगी, कितनी टक्कर देखते हैं? ये तो देखिए, आप जो पहले जितने लोग नाम बताए हैं, पहले उनका पूछिए कि उनका योगदान क्या रहा है। ये जब पद पर है तो उनका योगदान क्या रहा है, कोई एक भी अचीवमेंट बता दे कि उन्होंने किया है जिसको गिनाया जा सकता है। आप जितने लोग हैं, दूसरा चीज ये जनता तय करेगी कि योगदान किसका रहा है, किसको बनाया जाए, ये जनता के हाथ में है। और वो सिस्टम ठीका पर था, जो पहले कहा जाता था, एक आदमी मालिक होता था कि इस एरिया को हम मालिक हैं, इस जहाँ कहेंगे वोट गिरेगा और जिसको कहेंगे वोट देंगे, वो सिस्टम नहीं चलेगा, ये खत्म हो चुका है ये सरकार में।
तो इसलिए बेफिक्र रहिए, जनता मालिक है, जिसको चाहेगी, जिसको विश्वास होगा उसको वोट देगी। क्या अपील करेंगे सीवान की जनता? जनता से, सीवान की जनता से नम्र निवेदन अपील ये रहेगा मेरा कि आप प्रत्याशी वार्ड का भी चुने तो वार्ड के प्रत्याशी की वो देख लें, उसका इतिहास, समाज सेवा उसका देख लें। ऐसा ना हो कि फिर चुने और फिर आपको 5 साल झेलना पड़े, जैसे पिछली बार बहुतों ने वार्ड को झेला। आज भी उसके वार्ड के, बहुत से वार्ड की समस्या खत्म नहीं हुआ, रोड नाला का, सफाई की समस्या खत्म नहीं हुआ। ये चीज़ है कि कहीं अपराधी न जीत जाए, कहीं जमीन के कारोबारी मतलब दलाल टाइप के लोग वो न जीत जाएं, कहीं समाज सेवा नहीं करने वाले लोग जात धर्म के बहकावे में न जीत जाएं। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा जनता से सीवान के कि जात धर्म से ऊपर उठकर जो समाज को लेकर चलने वाला हो, जो काम करने वाला हो, उसको चुना जाए, उसको चुनिए। सब लोग मिलकर एक सीवान सुंदर बनाए हम लोग। चलिए, तो ये इंतखाब अहमद जी है, जिनकी मार्च नगर परिषद के सभापति की उम्मीदवार है। इन्होंने साफ तौर पे जनता से ये अपील किया कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, चाहे वो पार्षद के लिए ही क्यों ना चुनाव हो, जो जात धर्म से ऊपर उठकर सीवान शहर का विकास कर सके, आपके मोहल्ले का विकास कर सके, सीवान को स्वच्छ सीवान बना सके। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आप भी प्रत्याशी हो, उनके पिछले इतिहास को देखते हुए ही उनका चुनाव करें। अगर आप हमारे बिहार न्यूज एक्सप्रेस को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सीवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सीवान। संपर्क नंबर है 9472250677।